नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और रोचक विषय के बारे में कि असेंशन क्या है और जो अगले वर्ष से आने वाला है, इसमें कलयुग का जो अंत है क्या वो दिखेगा और उसका देश दुनिया पर व्यापक प्रभाव क्या होगा। अभी तक मैंने बहुत वीडियोज़ इस चैनल पे बनाए हैं। ज्योतिष के ऊपर गहराई से जितनी भी मेरी तरफ से जानकारी मैं दे सकता हूँ उसके ऊपर मैंने अनेकों वीडियोस बनाए हैं। पर आज इस विषय जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक के सारे वीडियोस जितने मैंने बनाए हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिन चीज़ों की हम बात करेंगे इनका प्रभाव वैश्विक स्तर पे देखने मिलेगा, हर देश दुनिया पे देखने मिलेगा और हर व्यक्ति को इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रभाव देखने मिलेगा। ये वीडियो कोई इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये कोई राशि फल नहीं है, कोई वार्षिक फल नहीं है, ये ट्रांजिट पीरियड की फालतू बातें नहीं हैं, ये सब मैं नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें कई ऐसी गहराइयाँ हैं जिनसे मुझे लगा कि लोगों को अवगत होना चाहिए और उससे आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे फैसले भी ले सकेंगे। पर जो अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे आपको इस वीडियो के टाइटल से भी दिख रहा होगा कि असेंशन अगले वर्ष 2025 में शुरू होने वाला है और वो क्या है, असेंशन होता क्या है, इसके ऊपर आपको तमाम वीडियोस मिलेंगे बहुत लोगों के। क्लैरिटी जो होती है वो मैं देने का प्रयास करूँगा कि क्या है वाकई में असेंशन। दूसरा कि काल चक्र कार्य कैसे करता है, कि एक तो भाई इंडिविजुअल कुंडली तो चली रही होती है इंसान की, अपनी ज़िंदगी की ग्रह उसके ऊपर प्रभाव दे रहे होते हैं, वो अपना जीवन बिता रहा होता है। ऐसे ही देश दुनिया के ऊपर भी ग्रहों का ही प्रभाव है कि आपका एक जीवन है, उसके बाद आपकी एक लाइफ है, आपके परिवार की एक पर्टिकुलर लाइफ है, फिर ऐसे ही एक स्टेट की लाइफ है, सिटी की लाइफ है, एक कंट्री की लाइफ है, फिर ऐसे पूरे वर्ल्ड की लाइफ है। तो ऐसे लेयर्स में जो है काम चलता है। तो काल चक्र जो है वो एक पिरामिड फॉर्म में या लेयर के फॉर्म में चल रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वैश्विक स्तर पर वो कैसे होने वाला है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पे यदि होगा तो भाई इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे भी उसका प्रभाव अवश्य देखने मिलेगा। उसी को आज हमारा समझने का प्रयत्न है और यहाँ पे हम कुंडली के माध्यम से ही गहराई से जो आप में से ज्योतिष समझते हैं उनके लिए भी यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप बहुत ही आसानी से ज्योतिषीय माध्यम से समझ सकें। और जो लोग नहीं ज्योतिष समझते, जिनको कुछ नहीं पता है, आप पहली दफ़ा इस चैनल पे हैं और पहली दफ़ा सुन रहे हैं, आपको भी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे पहले लेते हैं असेंशन क्या होता है। ये बहुत लोगों ने अमूमन सुना होगा टर्म, पर इसमें क्लैरिटी हम देना चाहेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है युगों का साइकिल क्या होता है। तो अब देखिए, जो हिंदू धर्म है उसमें और जनरली भी 4 युगों की व्याख्या की गई है। सबसे पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। इतना तो हम सब जानते हैं। तो ये 4 युगों को कहा गया। अब इसमें जो कैच है ये अमूमन लोगों को नहीं पता होता। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि युगों के 4 युगों के जो साइकिल है, टोटल साइकिल, वो 25,800 वर्षों की होती है। और इसमें इन 25,800 वर्षों में असेंडिंग साइकिल्स होते हैं यानी उत्थान वाले, और डिसेंडिंग साइकिल्स होते हैं यानी पतन वाले हर युग के अंदर। और उसके बीच में एक युग से दूसरे युग के बीच में एक ट्रांजिशन का फेज होता है। तो कोई भी चीज़ ऐसे एकदम से नहीं आती। जैसे दिन के बाद रात आती है तो एकदम से रात नहीं आ जाती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर रात के बाद फिर सुबह भोर का समय होता है, फिर दिन होता है। तो ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट है। ऐसे सीजन्स भी एकदम से नहीं बदल जाते, धीरे 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 बदलते हैं। तो एक ट्रांजिशन का फेज़ होता है। ऐसे ही युगों में भी ट्रांजिशन का फेज़ है।
सतयुग के बाद एकदम से त्रेता नहीं आता है। सतयुग के बाद धीरे 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 ट्रांजिशन होते होते त्रेता आएगा, फिर त्रेता के एंड में ट्रांजिशन होते होते द्वापर आएगा, ऐसे ही द्वापर के एंड में ट्रांजिशन होते होते कलयुग आता है और ये साइकिल फिर रिपीट करती है, सर्कुलर पैटर्न में रिपीट करती है। कलयुग के बाद फिर आगे द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। तो एक हो गया डिसेंडिंग साइकिल। डिसेंडिंग यानी कि सतयुग से पतन होते होते गिरते हुए त्रेता आया, गिरते हुए द्वापर आया और नीचे गिरते हुए कलयुग आया, फिर उत्थान का साइकिल, असेंडिंग साइकिल। तो कलयुग से ही एक जो असेंडिंग साइकिल हुआ, वहां से उठते उठते एक लेवल पे द्वापर, फिर उठते उठते त्रेता, फिर उठते उठते सतयुग, ये साइकिल रिपीट करता है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में अक्सर होता है वो ये है कि हम लोगों ने युगों की जो एक टाइमलाइन पढ़ी है वो बहुत बड़ी बड़ी पढ़ी है कि भाई 4,32,000 साल का कलयुग होता है और 8,64,000 साल का द्वापर होता है। ऐसे ही टोटल साइकिल तो न जाने कितने 43 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ऐसे नहीं है। पहली बात तो जो भी व्याख्या की गई है पुराणों में वो दिव्य वर्षों को लेके की गई है, और उसमें जो है वो दिव्य वर्ष को बाद में कन्फ्यूजन के चलते उसको 360 से मल्टीप्लाई कर डाला गया। तो 12,000 को 360 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इतना बड़ा टर्म आ गया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 12,000 नहीं, 24,000 को मल्टीप्लाई करके 360 से इतना बड़ा टर्म आता है, जो कि गलत है। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आगे जितनी भी जानकारी है हम आपको देंगे, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी से पढ़ना चाहें तो आप 2 पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से, जहाँ पे आपको संकलित रूप में सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तो है होली साइंस श्री युक्तेश्वर गिरी जी की, जो कि परमहंस योगानंद जी के गुरु थे, और एक है युगा शिफ्ट विभुदेव मिश्रा जी की, उनकी आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। दोनों में आपको जो लॉजिकल, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे फ्रॉम वेरियस सिविलाइजेशंस, ना कि सिर्फ हिंदू, सारे सिविलाइजेशंस, उसके माध्यम से ये कैलकुलेशंस करेक्ट बैठते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को ज़्यादा गहन में रिसर्च और डिटेल के माध्यम से और समझना है, आप उन पुस्तकों को रेफ़र कीजिए। हम यहाँ पे आपको उसी टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन और अभी आगे करेंगे, क्योंकि हमारा विषय इसके अलावा दूसरा भी है। तो पहला यह हुआ कि 25,800 साल लिया जाता है। ये चीज़ को समझिए, ये बहुत बड़े बड़े जो टर्म्स होते हैं कि हाँ इतने इतने लाख करोड़ साल, ये सब फालतू है और गलत है। तो पहले तो एक क्लैरिटी आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ट्रांजिशन पीरियड जो एक युग से दूसरे युग के बीच में है वो बहुत ही ज़्यादा केओटिक होते हैं। उनमें क्या होता है कि एक युग से दूसरे युग के बीच में अब जो पैटर्न है, शिफ्ट है, वो लाने का उनका नेचर है कि वो ट्रांजिशन में वो पैटर्न शिफ्ट होना है। तो पैटर्न अगर शिफ्ट होना है तो यहाँ पे उसमें पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी वो हटेगी और नई व्यवस्था का निर्माण होगा। तो वहाँ पे केओस होगा ही होगा। अब वो चाहे डिसेंडिंग फेज में जा रहे हो चाहे असेंडिंग फेज में जा रहे हो। तो अगर मान लो सतयुग से गिरते हुए त्रेता और गिरते हुए द्वापर और गिरते हुए कलयुग है, तो गिरने का अर्थ क्या है कि लेवल ऑफ धर्म और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस गिर रहे हैं और लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी गिर रहे हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि जो भी हम देखें कि भाई पीक जो है, पीक ऑफ कॉन्शियसनेस की व्यक्ति और जो समाज है, दोनों के दोनों अपनी परम चरम अवस्था पे हैं। धर्म की, आत्मज्ञान की, आत्मबोध की, संस्कृति की, सभ्यता की, निर्माण की, शांति की, सत्य की, वो सतयुग में वो गिरते 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 त्रेता, फिर गिरते हुए द्वापर, फिर बिल्कुल ही बर्बाद स्थिति में कलयुग में। और कलयुग से फिर उठना धीरे धीरे शुरू होता है, उठना धीरे धीरे शुरू होता है, फिर रिवर्स में जाते बढ़ते हुए। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो टाइमलाइंस होते हैं बड़े केओटिक होते हैं, और यही जो है आगे आने वाले युग की जो साइकिल है उसके लिए निर्माण की भूमिका बनाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पक्ष जो आता है वो है कि यहाँ पे जो युग साइकिल है वो अर्थ की प्रिसेशन साइकिल के बराबर है। तो अर्थ की प्रिसेशन साइकिल होती है इक्विनॉक्स की। तो अर्थ ये एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको मैं जो थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, फिर इसके बाद हम अपने मेन मुद्दे पे आएंगे। तो यहाँ पे पक्ष क्या रहता है कि अर्थ की जो है हमारे 2 इक्विनॉक्स पढ़ते हैं, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक ऑटम इक्विनॉक्स। तो एक स्प्रिंग वाला जो अभी मार्च में पड़ता है और एक सितंबर में। तो उसमें
पोजीशन क्या होती है कि जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, तो उसमें जो वर्नल इक्विनॉक्स है, जब सूर्य बिल्कुल इक्वेटर के उसके अलाइनमेंट में होता है अर्थ के, तो यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशन ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स सन रिलेटिव टू द फिक्स्ड स्टार्स ऑफ द जोडियक। तो जो जोडियक के 12 राशियाँ हैं उनके जो कॉन्स्टिलेशंस है वो तो फिक्स्ड है, तो उनमें जो अर्थ सूर्य का मूवमेंट है वो मतलब वो धीरे धीरे बदलता है 1 डिग्री के रेट पर हर 71.6 सालों में, ठीक है। और ये साइकिल 360 डिग्री का पूरा होता है। इसको पूरा करने में 25,800 बरस लगते हैं। अभी जो मौजूदा जो करंट टाइम चल रहा है उसमें वर्नल इक्विनॉक्स जो सूर्य का है वो मीन राशि में चल रहा है, पाइसिस में चल रहा है, पाइसिस कॉन्स्टिलेशन या राशि में चल रहा है, और ये अभी अपने बाउंड्री पे है। धीरे धीरे अभी कुछ वर्षों बाद, कुछ डिकेड्स में ये एक्वेरियस में, कुंभ राशि में चला जाएगा। इसमें थोड़ा और अभी समय लगेगा बट चला जाएगा। तो वर्नल इक्विनॉक्स जो सूर्य का है वो क्योंकि 1 डिग्री के उसके ऊपर बदलता है, 71.6 सालों में एक डिग्री शिफ्ट होता है, तो इसको लगभग जो है 2150 साल, मतलब 2150 साल एक राशि से दूसरे राशि में जाने में लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा समझें। तो 30 डिग्री की एक राशि रहती है। तो इस एक राशि से दूसरे राशि में जो ट्रांजिशन है इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल एज कहते हैं। 12 राशियां हैं तो टोटल जो है 12 एस्ट्रोलॉजिकल एजेस हो गई कि हर बार जब सूर्य जो है इस राशि में गोचर मारता जाएगा तो वैसे वैसे 12 एस्ट्रोलॉजिकल एजेस बनते जाते हैं, और ये टोटल मिलाकर के 25,800 सालों का प्रिसेशन साइकिल बनता है। अब यहाँ पे अगला जो पक्ष है ये भी एक पिक्चर है, इससे साइकिल का जो पीरियड है वो आपको समझ आएगा कि एक युग साइकिल 25,800 वर्ष, और उसमें असेंडिंग साइकिल है, डिसेंडिंग साइकिल है, द्वापर त्रेता के पार्ट हैं। इसमें बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड्स हैं एक युग से दूसरे युग के बीच में, अक्सर वो 300 साल के हैं। 2 पीरियड है 1200 साल के, 2 पीरियड है 1200 साल के। उनको जो है वो एक पीरियड पड़ता है सतयुग से त्रेता के बीच, और दूसरा पीरियड पड़ता है कलयुग से द्वापर के बीच। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं वो उस 1200 साल का जो पीरियड अब शुरू होने वाला है वहाँ खड़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये जो पीरियड है ये है तो अब असेंडिंग साइकिल के लिए ही ले जाएगा, पर जैसा मैंने कहा जब ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं तो वो केओटिक होते हैं, क्योंकि उनको पुरानी व्यवस्था मिटा देनी होती है और नई व्यवस्था का निर्माण करना होता है, और नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था के विनाश के बिना नहीं बन सकती। तो नई व्यवस्था के आने के लिए पुरानी व्यवस्था का विनाश दिखता है, और वो धीरे धीरे होता है, रातों रात नहीं होता है। 1200 वर्ष है तो 1200 वर्षों में दिखेगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ आती है। और ये जो आप अभी ये पिक्चर देख रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा अगर पुस्तक पढ़ेंगे युगा शिफ्ट वगैरह जो अभी मैंने बात कही, तो उसमें आपको और गहराई से इसके पीछे का तर्क समझ आएगा। जो लोग इच्छुक हैं उनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगला पक्ष आता है कि इसमें जो मुख्य बात है वो है 20 मार्च 2025। तो कलयुग का जो डिसेंडिंग साइकिल है, एंटायर डिसेंडिंग साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस जो कलयुग में हमको दिखता है वो धीरे धीरे अब कम होगा। मतलब अब क्योंकि अब वो ट्रांजिशन के पीरियड में शुरू होने वाला है। तो ये जो डेट है वर्नल इक्विनॉक्स जो पड़ेगा अगला, वो कब पड़ रहा है? 20 मार्च 2025 को। तो वहाँ पे यहाँ इस टाइम से एक लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रांजिशन नियरली 1200 ईयर्स का शुरू होगा। अब इस टाइम के दौरान सबसे ज़्यादा जो हमें देखने मिलेगा वो क्या होगा? ड्रामेटिक चेंजेस। किसमें? सिविलाइजेशन में, देश दुनिया में बहुत भारी मात्रा में परिवर्तन बियॉन्ड रिकॉग्निशन, और नए समाज, नई संस्कृति, नई सभ्यता का निर्माण धीरे धीरे दिखता है, जिसमें कि ग्रेजुअल राइज ऑफ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और धर्म का उत्थान दिखाई दे। तो आत्म जागरूकता है, धर्म है, और आत्मबोध है और चेतना है। ये अंदरूनी रूप से बढ़े हैं इंसान के भीतर, क्योंकि कलयुग में तो इनकी बिल्कुल ही कोई है ही नहीं स्थिति। तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो।
तो ये बढ़ना शुरू होंगे, बट वो बढ़ने का जो प्रोसेस है वो बहुत केओटिक होता है, ईजी नहीं होता है। अब वो कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे उसको हम अभी समझेंगे, वही हमारा मेन टॉपिक है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है, या क्योंकि पृथ्वी है तो पृथ्वी में भी जो है चेंजेस, सिविलाइजेशन बदले, व्यक्ति बदले, समाज बदले, और पृथ्वी का जो वातावरण है वह भी बदले, ये भी चीज़ें जो है चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पे मतलब कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसा ज्ञान विज्ञान जो कि हमारी अभी समझ के भी बहुत परे है। मान लीजिए भाई आज से 30 बरस पहले, 40 बरस पहले किसी को मोबाइल फ़ोन की जानकारी नहीं थी, इंटरनेट एक सपने जैसा लगता था, आज वो हकीकत है। आगे से आने वाले और समय में न जाने क्या क्या होगा। तो आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी या इस लेवल की इंफॉर्मेशन जो हमारी कल्पना के भी परे है, जिसको हम आज सोच भी नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू होंगी। टाइम लगेगा उसमें, बट वो दिखनी शुरू होंगी कि भाई इंटर स्पेस ट्रैवल है, इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल है, यूनिवर्स ट्रैवल है फॉर एग्जांपल, जो आज पॉसिबल ही नहीं है, बट धीरे धीरे दिखना शुरू हो। तो वो चीज़ जो है इसमें दिखना शुरू होगी। ये 1200 वर्ष का जो वक्त है ये उसको पैदा करेगा। और उसके बाद जब वो ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट होता है तो वहाँ से नेक्स्ट द्वापर साइकिल शुरू होता है। तो अभी बहुत दूर है, बट ये है कि यहाँ पे ये जो अब दिन है, ये डेट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 मार्च 2025 जिस दिन से ये जो है चीज़ें शुरू होता है ट्रांजिशन का पीरियड, और इसी को हम एसेंशन का पीरियड कह रहे हैं। इसी को हम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन बोल रहे हैं, जिसका प्रभाव देश दुनिया व्यक्तिगत जीवन सब पे देखने मिलेगा भारी स्तर पे और लंबे समय तक। ये नहीं कि 1-2 दिन की बात है, ये बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहने वाला है। तो वो कैसे होगा उसको समझा जाएगा, और इसमें अच्छे बुरे दोनों पक्षों को हम समझेंगे, अच्छे पक्ष को भी और बुरे पक्ष को भी, कि इसमें जो है जो व्यवस्था बननी है उसका शुभ पक्ष भी बहुत आएगा, उसको भी देखेंगे, और जो नकारात्मक पक्ष है जहाँ पे विध्वंस और विनाश दिखाई देगा उसको भी देखेंगे। तो यहाँ कुंडली के माध्यम से अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये जो कुंडली आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये असेंशन के दिन का जो है कुंडली है। इसमें 20 मार्च 2025 दोपहर 2:31 का वक्त है जब ये घटित होना है, शुरू होगा प्रोसेस। और इसमें हम ग्रहों की कंडीशंस जैसे वो बैठे हैं उनके माध्यम से ही समझेंगे कि किस तरीके का जो फेज़ आगे दिखेगा वो कैसा होना है। और इसमें शुभ परिणाम भी दिखेंगे, अशुभ परिणाम भी दिखेंगे। जैसा मैंने कहा, क्योंकि असेंशन का मतलब है कि आगे वो बेहतर के लिए ही जाना है, क्योंकि उसे उठना ही है। जितनी गिरावट, जितना बेड़ा गर्क हो सकता था वो हो चुका, बट अब ये रहता है कि कलयुग के बाद अब आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें पुरानी जो व्यवस्था है उसका विनाश होता है, फिर नई व्यवस्था का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस है, यूनिवर्स का ही प्रोसेस है, इसे नहीं ऑल्टर कर सकते। तो इस वजह से इसमें जो नकारात्मक पक्ष हैं वो भी बहुत दिखेंगे, और जो इसके शुभ पक्ष हैं वो भी बहुत दिखेंगे आगे, जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे शुभ परिणामों से पहले, उसके बाद जो नकारात्मक पक्ष हैं उनकी भी चर्चा होगी। तो पहले अगर आप इस कुंडली में देखें तो सबसे ज़्यादा 2 ग्रहों का बहुत प्रभाव है इस आने वाले समय में। तो पहला जो ग्रह है वो है केतु, और दूसरा जो ग्रह है वो है शनि। तो केतु क्यों? क्योंकि उसके सबसे बड़ा रीज़न है कि केतु, देखिए, एक तो राहु केतु जो है, मतलब क्योंकि वर्नल इक्विनॉक्स देख रहे हैं हम, तो सूर्य की पोजीशन कहाँ है? राहु केतु के साथ है। कन्या और मीन राशि में राहु केतु के साथ सूर्य बैठा है। जो जैसे मैंने कहा भी पाइसिस की एज चल रही है, तो सूर्य अभी वहीं है। तो कहाँ है? राहु केतु के साथ। दूसरा, केतु का प्रभाव कन्या और मीन में राहु केतु का तो आ गया, तो मीन और कन्या का बहुत बड़ा प्रभाव है। और केतु के ऊपर कई ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। तो ये सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल, ये सारे ग्रह केतु को देखते हैं। राहु तो होता ही है उसके सामने। तो ये 4 ग्रह, 5वां गुरु और 6ठा मंगल, तो ये 6 ग्रहों का जो कलेक्टिव इन्फ्लुएंस है केतु के ऊपर, वो भी उसको एक्टिवेट करेगा। दूसरा पार्ट कि शनि क्यों? क्योंकि जिस समय लग्न पे ये शुरू हो रहा है टाइम, वो देखेंगे तो कर्क लग्न है, पर शनि का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है।
ऐसे ही लग्नेश कौन है? चंद्रमा। वो कहाँ है? शनि के नक्षत्र अनुराधा में है। इस ऐसे ही शनि की दशा में ये शुरू होगा, क्योंकि ये चंद्र अनुराधा में आ गया तो शनि के पीरियड में ये फेज शुरू हो रहा। इसके बाद शनि की दृष्टि भी चंद्र के ऊपर है, जो लग्नेश भी बना। तो यहाँ पे शनि और केतु दो ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव है। और सूर्य जो कि वर्नल इक्विनॉक्स में, वो भी आप देखेंगे तो चंद्र के शनि के ही नक्षत्र में है। तो लग्न शनि के नक्षत्र में, लग्नेश और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, सूर्य जो कि वर्नल इक्विनॉक्स चला रहा है वो भी शनि के नक्षत्र में, और शनि की दृष्टि चंद्र के ऊपर। तो केतु और शनि को देखिए कारक मानते हैं किस चीज़ों का, कि भाई ये ग्रह हैं विरक्ति, संन्यास, मोक्ष, तपस्या, वैराग्य, दर्शन, धर्म, इनके तो होते ही हैं, पर ये केतु को विनाश का कारक भी मानते हैं। केतु जो है वो विध्वंस और विनाश का भी ग्रह होता है, ताकि नई व्यवस्था का निर्माण हो सके, ये है। और इस कुंडली में शनि अष्टमेश है। 8वां भाव क्या होता है? बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, सडन अपहीवल्स, आकस्मिक घटनाएं, बड़ी परिवर्तन, ये 8वें भाव से देखते हैं। और शनि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा कराता है, ऐसी अवस्थाएं खड़ी कर देता है जो बहुत ही परीक्षा से भरी हुई होती हैं। ऐसा समय जो कि दुखदाई है, कष्टप्रद है, परेशानियों से भरा है। शनि को क्या मानते हैं? दुख और पीड़ा और कष्ट और संताप का कारक। तो शनि यहाँ पे वह भी पैदा करेगा। तो केतु और शनि दो का प्रभाव है। तो इस आने वाले समय को हम एज ऑफ केतु एंड सैटर्न कह सकते हैं, यानी कि ये एज ऑफ क्लेंजिंग है, एज ऑफ क्लेंजिंग है, और ये दिखेगी अब। तो इसमें पक्ष ये आता है कि अब पहले शुभ पक्ष को समझ लेते, फिर अशुभ पक्ष आएगा। तो पहले जो शुभ पक्ष है उसमें देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले तो जो शुभ पक्ष आता है वो ये कि जो आने वाला समय, अभी तक भी हमने बहुत ही उन्नति की है वैज्ञानिक स्तर पे, टेक्नोलॉजिकल साइंस के स्तर पे हमने काफ़ी आगे हम आए हैं, पिछले सदी में बहुत ज़्यादा आए हैं। तो पक्ष ये रहता है कि ये, और ये भी देखो एसेंशन का एक पार्ट होता है, क्योंकि एसेंशन में सबसे पहले जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते हो तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी बहुत हाई लेवल होते हैं। बट प्रॉब्लम कलयुग में ये होती है कि आप साइंस टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो बढ़ने लग जाते हैं, कॉन्शियसनेस का लेवल वही जानवरों वाला रहता है, जीरो रहता है, कुछ होता है नहीं, धर्म वर्म कुछ नहीं रहता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे आप मनुष्य के स्तर पे जो है कुछ नहीं काम कर रहे हैं, मानवता अंदर व्यक्ति के ज़्यादातर नहीं है, समाज धर्म से विहीन हो चुका है, पर वो उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये नो डाउट आता है। तो पहला जो पार्ट आप देखेंगे वो क्या है कि हाई राइज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। कोई भी प्रकार का इंजीनियरिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़, न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का आविष्कार होना, ये सब बहुत दिखेगा। और ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, अभी भी है पर आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर इसमें स्पेसिफिकली हाई स्पीड कम्युनिकेशंस हैं। तो कम्युनिकेशन में मतलब वर्बल, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी आते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया तो वो, और दूसरा न्यू एज कम्युनिकेशंस भी डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा, जो कि होंगे। और तीसरा इसमें कम्युनिकेशन यहाँ तक ही सीमित नहीं कि खाली प्लैनेट पर, एक होता है कि मतलब देश दुनिया के बीच में तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी है, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। बट एक होता है कि कम्युनिकेशन ऑन इंटर प्लैनेटरी स्केल्स और लेटर ऑन बियॉन्ड सोलर सिस्टम्स। इंटर गैलेक्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटर गैलेक्टिक आगे आएगा, द्वापर से पहले मुश्किल है। तो कंडीशन ये रहता है कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट, प्लैनेट के लेवल पे, इंटर प्लैनेटरी स्केल पर, सोलर स्केल पर, और बियॉन्ड सोलर सिस्टम्स भी हम कम्युनिकेशन के स्केल्स को बढ़ते हुए बहुत देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे अभी भी हवाई जहाज़ वगैरह है, सब कुछ है, बट उनकी भी मतलब आने जाने की जो एक टाइमलाइन है वो और रिड्यूस हो जाए। कि आप मान लीजिए भाई, जो आज एक बहुत दूरी का सफ़र आप 8, 10, 12, 16 घंटा में तय करते हैं, भले ही हवाई जहाज से जाते हैं, बट वो और रिड्यूस होकर के 1 घंटे में आ जाए या उससे भी कम में आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये देखने मिलेगा, इन्हीं वर्षों में देखने मिलेगा। इसके अलावा आता है स्पेस ट्रैवल, कि यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत बढ़े और स्पेस ट्रैवल आसान हो सके। बिग एडवांसमेंट्स इन रोबोटिक्स, AI, AR, VR, ह्यूमन AI इंटरफेसेस,
और रिमार्केबल ग्रोथ इसमें देखने मिलेगा रिसर्च इनोवेशन मेडिकल स्ट्रीम्स में, मेडिसिन में, हेल्थ केयर में। ऐसे जो आज तक लाइलाज बीमारियां रही हैं, कैंसर्स टाइप की भी, उनका भी आज ट्रीटमेंट तो है, क्योर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि धीरे धीरे उस स्टेज पे हम आ सकें जहाँ पे भयानक से भयानक बीमारियां जो आज मृत्यु कारक हैं, हो गई तो मर ही जाओगे, तो वो जो पार्ट है वो रिड्यूस हो जाए, कि ह्यूमन लाइफ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़े। तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है और ये दिखेगा कि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि पुराने युगों में लोगों की जो एज होती थी वो ज़्यादा होती थी, तो उसके पीछे कोई कारण था, कोई इलॉजिकल बात नहीं थी वो, कि भाई उनके पास वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स रहे होंगे जो अब हम भी डेवलप करेंगे और उस युग के स्टेज पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप अभी भी देखें कि जो 1500 सदी 1500-1600 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30-35 साल मुश्किल से होती थी, वो आज 2024 में अप्रॉक्सीमेट 70 बरस पहुँच चुकी है। लोग उससे भी ज़्यादा जाते हैं। तो कंडीशन ये है कि धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े और जो बीमारियां, रोग ऐसे ख़राब टाइप के जिनका आज इलाज पॉसिबल नहीं है, क्योर पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ पे दिखाई पड़े। तो मेडिकल और इन सब में इनोवेशंस बहुत ज़्यादा संभव होंगे अच्छे, जिससे लाइफ स्पैन बढ़ जाए मैनकाइंड का। और दूसरा पार्ट आता है कि और भी कई गुप्त चीज़ें जो हमें आज तक अभी तक अपने विश्व ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता थी, वो पता चलनी शुरू हो। तो इसमें फिज़िक्स में, क्वांटम फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में बहुत ज़्यादा आपको जो है रिसर्चेज, न्यू एज थ्योरीज, न्यू एज फाइंडिंग्स, न्यू एज एक्सपेरिमेंट्स, कई सारे प्रमाण, कई चीज़ें जो पहले पता नहीं थी वो पता चलनी शुरू हों, ये और प्रमाण सहित ये यहाँ पे देखने मिलेगा। इसके अलावा इसमें पार्ट आता है मतलब हम और एनर्जी एफिशिएंट बन जाए। आज हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे है कि भाई हम खाली कोल, ऑयल, गैस इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, इन्हीं के दम से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इन्हीं के दम से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये कंप्लीटली हटेगा कि इसमें कोल, ऑयल, गैस टोटली हट चुका है। और उसमें पार्ट ये आता है कि भाई वी आर एबल टू यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ आवर स्टार। तो हमारा स्टार कौन है? सूर्य है। तो सूर्य का मैक्सिमम एनर्जी तुम यूज कर सको और मोर एनर्जी एफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज उनको यूज कर सको। मैक्सिमम इसमें जो चांसेस रहेंगे सूर्य का ऊर्जा का यूज कर पाना और हाइड्रोजन, दो का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिससे कि मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि वी कैन सी बिग शिफ्ट अपॉन द जो आज हमारी डिपेंडेंसी है फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन अपॉन फॉसिल फ्यूल्स, वो हट जाए। तो ये एक आएगा। और हाई एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर आज अभी भी नो डाउट है, बट उस स्केल पे नहीं है। तो उस स्केल पे उसका स्केल इतना बढ़ जाए कि वो सारी चीज़ को रिप्लेस करे। तो न्यूक्लियर पावर्ड जो चीज़ें हैं वो कई ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो जाए, चाहे वेपन्स में तो हम उसे यूज़ कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, बट न्यूक्लियर एनर्जी बिकम्स मच मोर एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड यूज़ उसका हो सके बैलेंस्ड वे में, ये दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे आता है काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबल है डिटेक्शन और क्रिएशन ऑफ न्यू केमिकल एलिमेंट्स, कि नए पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अभी तक खोजे गए और कई उसमें बनाए हुए एलिमेंट्स भी हैं जो कुदरत में नहीं पाए जाते बट उनको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि वेरी हाई चांसेस एंड मोस्ट लाइकली इट विल हैपन दैट डिटेक्शन और क्रिएशन, बनना या फिर पाना, खोज ऐसे केमिकल एलिमेंट्स, पदार्थों की भी जो अभी तक नहीं थे, अभी तक पता ही नहीं थे, नए क्रिएट हो रहे हैं और उनके माध्यम से भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नए स्केल पे चला जाए, ये चीज़। इसके बाद आता है हाई लेवल, मतलब मैथमेटिक्स की भी मैंने ऑलरेडी बात कही, बट मैथमेटिकल एलिमेंट्स बहुत ही एफिशिएंट और उनका बहुत ही खूबसूरत यूज़, खासतौर से कंप्यूटिंग्स में, मतलब आईटी एंड एवरीथिंग पर्टिकुलरली बहुत देखने मिलेगा यहाँ पे ये, ताकि जो अभी तक जैसे हमारे मान लीजिए जो सुपर कंप्यूटर्स भी हैं आज, इट विल बी लाइक कि कल्पना बस ये करें कि आजकल जो आज मतलब करंट डे एंड एज के मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स जो हैं
It will be like they will be replaced by just one small chip. It will be like that, वैसा हो। तो ये या उससे भी कोई बड़ा, तो यहाँ पे ये पार्ट देखने मिलेगा। तो वो बिना मैथमेटिक्स के नहीं होता, तो कंडीशन है कि ये आए। और दूसरा इसमें ये भी आएगा कि इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस, कि बच्चे होने का जो प्रोसेस है, कि बच्चे अमूमन तो नॉर्मल जो है दो लोगों के सहयोग से ही होते हैं, पर पक्ष ये होता है कि उसमें भी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट आ जाना। कि आजकल अभी भी हैं, जैसे भाई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स वगैरह तो अलग चीज़ होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल प्रोसेसेस या एनी अदर प्रोसेसेस जो कि एक नए तरीके से बच्चे के जन्म को दिखाते हों या पेश करते हों, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत बड़ी संभावना जो दिखती है वो ये कि सर्चिंग और कांटेक्ट, कि हम एक्सप्लोर तो कर ही रहे हैं, एक्सप्लोरेशन, या फिर कभी हमारा एक कांटेक्ट बने कोई भी एलियन लाइफ या सिविलाइजेशन से। कि आज तक हमें ये मालूम नहीं था कि हमें यही पता है कि भाई अभी तो हम अकेले हैं दुनिया पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा किसी से कभी कांटेक्ट हुआ नहीं है। पॉसिबल है कि अब आने वाले और ये जो फेज़ है ट्रांजिशन का, इसमें और भी इन नई बातों का पता लगे कि जीवन कहीं और भी है, हमारे अतिरिक्त भी, धरती के अतिरिक्त भी ब्रह्मांड में और भी कहीं एलियन लाइफ और सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं। इस बात की प्रामाणिक जानकारी ये मिल पाना पूरी तरह पॉसिबल है। तो ये चीज़ इसमें आती है। इसके बाद अगला जो पक्ष आता है वो ये कि धीरे धीरे इसमें जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भी दिखाई देगा। बट अभी जो टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स की मैंने बात करी वो क्यों होंगे, उसका कारण अच्छे पक्षों का बता देता हूँ जल्दी से। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के लिए जो ग्रह चाहिए होते हैं वो है मंगल, शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु। अब यहाँ पे आप देखें तो शुक्र, बुध, राहु, केतु तो आमने सामने हैं। सारी जो ग्रह बैठे वो 9वें में बैठे, शनि 8वें में है। तो हमने आपको कहा था कि केतु और शनि रिसर्च डेवलपमेंट एनालिसिस के भी ग्रह होते हैं। 8वां भाव रिसर्च डेवलपमेंट एनालिसिस, गुप्त विद्या, छुपी हुई चीज़ों का होता है। नई चीज़ें जो आज तक खोजी नहीं गई वो सामने आनी शुरू हो, सीक्रेट्स का होता है। और शनि क्या होता है, इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इनका कारक होता है। और यहाँ पे जो ग्रह बैठे, नवा भाव होता है रिसर्च, इनोवेशन, आइडियाज़, थिंकिंग, न्यू एज फाइंडिंग्स, वो 9वां भाव है, ये यहाँ देखने मिले। तो यहाँ और दूसरा पार्ट है चंद्र का नीच होना। वृश्चिक में, अनुराधा में चंद्र नीच, वो भी गुरु के साथ, ये कम्बिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। सीक्रेट्स, नई चीज़ों का खोज, नई इनोवेशंस करना, आइडियाज़ जनरेट करना, एनालिसिस के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को बनाना, और काफ़ी हद तक जो है नए शोधों को दिखाता है ये। तो जो हमारी चंद्रमा क्या है, कल्पनाएं, इमेजिनेशंस, जो कि जैसा मैंने कहा कि कई ऐसी भी चीज़ें जो शायद आज हमारी कल्पना के परे हैं पर वो भी होती दिखाई देंगी। अगला शुभ पक्ष जो यहाँ देखने मिलेगा आने वाले ट्रांजिशन पीरियड में वो होगा ग्रेजुअल राइज इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ पीपल। तो यहाँ पे धीरे धीरे समाज या एक जनमानस ऐसी स्थिति में धीरे धीरे बढ़े जो कि समय के साथ उनको आध्यात्मिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे उन्नति दे रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि असेंशन जब होता है तो उसमें मटेरियल प्रोग्रेस तो होती ही है जो कि कलयुग में दिखती है, पर कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कॉन्शियसनेस के लेवल्स बहुत पुअर होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कुछ होती नहीं है, इंसान ज़्यादातर पशुवत जीवन ही बिता रहा होता है। तो वो जो पार्ट है जो धर्म का, दर्शन का, आध्यात्म का, आत्मज्ञान का, वो बढ़ता दिखाई दे समय के साथ। पर क्योंकि वह पक्ष जो है जैसा मैंने कहा उस पक्ष को लाने के लिए ज़िंदगी में ऐसे हिला देने वाले घटनाक्रम होने चाहिए जो व्यक्ति को मजबूर कर दें अपने आप से प्रश्न करने के लिए कि हमारे जीवन का कोई अर्थ, उद्देश्य, सार्थकता या लक्ष्य है कि हम खाली यहाँ पे एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो पार्ट है ये भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कई लोगों में, और ये हो सकता है हर किसी में नहीं हो, पर जिनमें खास तौर से अब ये उनकी इंडिविजुअल कुंडलियाँ दिखाएंगी उन लोगों की जिनके अंदर नेचुरल टेंडेंसीज हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की, भले ही वो आज उससे अवगत ना भी हों। कई बार ऐसा भी होता है कि आप आज
वो महसूस नहीं कर रहे, आज वो स्थितियां नहीं है आपके अंदर। पर आज हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक इंसान है, बड़े एम्बिशंस है आपके, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट धीरे धीरे समय के साथ अगर कुंडली में उस व्यक्ति के इस प्रकार के योग हैं कि भाई आगे कोई ना कोई ऐसे घटनाक्रम, सडन लाइफ एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स जो आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा करवा दें, जो आपके मन को पूरी तरह बदल डालें, जो आपकी सोच को बदल डालें, जो आपके भीतर इस तरीके का क्लैरिटी लेके आने लग जाए कि जिस चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था वो उतनी भी सार्थक और उनमें इतना भी अर्थ नहीं है जितना कि हमने उसमें सोचा था। तो यहाँ पे नो डाउट ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन में जो है उसको आप शायद न देखें, पर इसमें हाँ एक बहुत बड़ा तबका आएगा, बहुत बड़ा तबका आएगा जिसमें ये आध्यात्मिक उत्थान भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे, और जो लोग पहले से ही इस मार्ग में हैं, जो लोग पहले से ही इस मार्ग में हैं, तो उनके लिए तो और अच्छा हो जाएगा कि वहाँ पे अगर आप पहले से ही धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, फिलोसॉफिकल नेचर रखते हैं और ईश्वर, आत्मज्ञान, बोध, मोक्ष, इन सब चीज़ों के प्रति अग्रसर हैं, तो उनके लिए तो ये और अच्छा समय कहा जाएगा कि ये उनके जहाँ पे वो रुके हुए हैं, जो उनके जहाँ पे आप एक मुकाम पे आके ठहर गए हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, वहाँ से ये बढ़ाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो सडन राइज इन सेल्फ अवेयरनेस दिखती है, स्पिरिचुअल इंक्वायरी बढ़ती दिखाई दे, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बढ़ती दिखाई दे, पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ लोग खोज रहे हैं। और इसमें ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, गुप्त विद्याएं, योग, ध्यान, तंत्र, भक्ति, ईश्वर के किसी भी रूप के प्रति, दर्शन शास्त्र, ये सब जो है बढ़ते नज़र आएंगे। और जिन लोगों के भीतर वो कैपेसिटी है इंट्यूशन की, हर किसी के भीतर वो इंट्यूशन की कैपेसिटी नहीं होती, पर जिन लोगों के भीतर है वो बढ़ेगी। और जैसा मैंने कहा, अगर पोटेंशियल है कुंडली में, भले ही आज आपको नहीं पता पर कुंडली में पोटेंशियल है, तो वो भी हो सकता है कहीं किसी न किसी सूरत में कभी घटित होता दिखाई दे, ये पार्ट। इसके अलावा यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि राहु केतु कुंडलिनी शक्ति के भी ग्रह हैं, तो वो ये भी दिखाते हैं कि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण की अवस्था है ठीक ठाक, तो वो भी उसमें उत्थान दिखाई पड़े। फिर ये जो है वैराग्य को बढ़ाएंगे, उन लोगों में अवश्य बढ़ाएंगे जिनका आध्यात्मिक पक्ष होगा, तो अवश्य वैराग्य की प्रवृत्ति पैदा करेंगे। और थोड़ा सा जो है ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स के थ्रू होता है, जैसा मैंने कहा उसके बिना नहीं होगा, पर वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कुंडली पे उस व्यक्ति की निर्भर करता है, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। चाहे वो आप किसी करीबी व्यक्ति को खो दें, कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण विषय, वस्तु या व्यक्ति जो कि आपके लिए बहुत मायने रखता हो चला जाए जीवन से, या कोई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हों, या फिर बहुत ही कोई सफरिंग, ट्रॉमा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अब्यूज़ जैसे निगेटिव इंसिडेंट से कभी आप गुजर के उससे जो है ट्रांसफॉर्मेशंस देखें। ऐसे कोई भी, ये उदाहरण है, एनी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट सडनली जो कि व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं अपने लाइफ को इवैल्यूएट करने के लिए, तो वो यहाँ देखने मिलेगा अब ज़्यादा मात्रा में, ये चीज़ है। और दूसरा पक्ष ये भी आता है कि यहाँ एक जो मजबूर करते हैं ये ग्रह, वो ये कि आप ये पहचाने कि आप करने वाले नहीं हैं, आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं, करने वाली माया है, ईश्वर है, आप नहीं। तो ये फॉल्स नोशन ऑफ डूअरशिप जो होता है, इसको भी ये ग्रह ज़बरदस्ती तोड़ेंगे, ऐसी परिस्थितियों में डाल करके कि जहाँ पे व्यक्ति पावरलेस, इनसिग्निफिकेंट, वल्नरेबल महसूस करे, देखे कि मैंने अपने जो ईगो पाल रखे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वहाँ माया आपको जो है फंसा देगी कि नहीं, देखो कि हर चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है, तुम खाली खड़े होकर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो वही जो परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ वो इस मार्ग से देखने मिलेगा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के भीतर। और इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार ग्रह हैं, सिंपल सी बात, चंद्र, गुरु, शनि और केतु, और नवम भाव में बैठा सूर्य। तो हमने जैसे बात कही कि भाई ये एज ऑफ केतु, एज ऑफ सैटर्न और एज ऑफ क्लेंजिंग। तो अब भाई देखिए, शनि, केतु और आठवां भाव तो वैराग्य, विरक्ति, संन्यास, मोक्ष, तपस्या, साधना, गुप्त कलाएं, विज्ञान, इनके कारक होते हैं। धर्म, दर्शन, अध्यात्म के कारक होते हैं। और गुरु नवमेश है, चंद्र के साथ दृष्टि है। चंद्रमा कौन है? मन। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? मन पे। वृश्चिक क्या होती है? साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, साइन ऑफ चेंजेस है, कोई ना कोई ऐसे घटनाक्रम जो आपको हिला के बदल डालें, ये है।
और गुरु ज्ञान का ग्रह है, धर्म का ग्रह है, दर्शन का ग्रह है, अध्यात्म का ग्रह है, भक्ति का ग्रह है, ईश्वर का ग्रह है, गुरुओं का ग्रह है, और वो नवम भाव का स्वामी भी बन गया। तो इस चीज़ को लेके आएंगे। सूर्य भी नवे भाव में ही है, तो जो एसेंशन में सूर्य मीन में चल रहा है वो नवे में फॉल करा, तो नवा भाव जो रहता है वो इन्हीं चीज़ों का होता है, ज्ञान, धर्म, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म, ईश्वर, ये सब चीज़ों का। तो यहाँ पे उसको भी, और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात उच्च के शुक्र के साथ है, तो उच्च का शुक्र होता है भक्ति मार्ग, विशेषकर बहुत अच्छा मानते हैं उसको। तो इसमें यदि ये भी देखने मिले कि कोई अचानक से अच्छे जेन्युइन गुरु हैं, ढोंगी पाखंडी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन लोग हैं, जो समाज से आज तक कटे रहे, सामने नहीं आए, हो सकता है सामने आने शुरू हो, क्योंकि अच्छे मतलब ज्ञानी संत हैं, महात्मा हैं, विरक्त सन्यासी हैं, और वो अक्सर समाज से दूर रहे, और अब कहीं ना कहीं प्रेरणावश, ईश्वरीय प्रेरणावश वो सामने आना शुरू हो, ताकि जनमानस का कल्याण हो सके। संभव है इस बात, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं इन सब के लिए आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति के लिए दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है, और वो गुरु के दिशा के बिना संभव नहीं होता। तो अगर इस प्रकार के ज्ञानी संत पुरुष, महात्मा जन अगर दिखाई देते हैं, जो आज तक समाज से दूर रहे, आते हैं, तो यहाँ पे उनका भी जो प्रभाव है जनमानस पे दिख सकता है। बहुत इसके योग अच्छे हैं। इसके बाद अगला पक्ष आता है जो शुभ है, वो है इसी कारणवश कि अगर धीरे धीरे, क्योंकि अब धर्म को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक तो धर्म बिल्कुल एक होता है बॉटम, रॉक बॉटम स्टेट में पहुंच चुका है, तो वो अभी ऐसा नहीं कि वो अभी और गिरेगा नहीं, अभी गिरेगा, क्योंकि विनाश तभी होगा जब आप बिल्कुल ही रॉक बॉटम पहुंच जाते हो, तभी उठना शुरू होता है। तो उसमें अभी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, पर सबसे बड़ी बात है कि ग्रेजुअल राइज इन धर्म, धर्म मीन्स मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, ड्यूटी, कमिटमेंट, सीरियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी, ये सब चीज़ें व्यक्ति के भीतर पैदा हों। दो मुँहापन, भ्रष्टता, धूर्तता, मक्कारी, चोरी, बदमाशी, भ्रष्टता, ये सब जो है अधर्म कहे गए हैं। तो ये चीज़ें गिरें और धर्म का प्रादुर्भाव देखने मिले मनुष्य के भीतर दोबारा से। ये चीज़ ये धीरे धीरे होगी, नो डाउट, ट्रांजिशन फेज है, पर ये दिखाई अवश्य देगी। इसके बाद अगला पक्ष आता है प्रकृति भी धीरे धीरे अपने आप को हील करे, कि अभी तक जो हमने प्रकृति के साथ भी बहुत सारे जो है उसको नुकसान पहुंचाया है, तो वह चीज़ भी दोबारा से उठना शुरू हो। पर वह भी फिर से वही बात, क्योंकि एक विनाश के बाद ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा, अभी वो हीलिंग प्रोसेस नहीं है, अभी तो विनाश का पक्ष है। पहले व्यवस्था टूटे पुरानी वाली, हटे, फिर नया खड़ा हो। तो ये चीज़ रहती है कि नेचर विल ऑल्सो हील ऑन इट्स ओन ग्रेजुअली आफ्टर सर्टेन डिस्ट्रक्शन। और जो भी प्रकृति के पास पावरफुल रेयर रिसोर्सेज रहे हैं, हमने खाली सुने हैं, जैसे मान लीजिए संजीवनी बूटी, तो भाई कभी ना कभी तो थी ना, आज आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। भगवान त्रेता युग में थी, भगवान को उसकी ज़रूरत पड़ी, तो कभी ना कभी तो रही होगी, एक उदाहरण मात्र है ये। पर प्रकृति में ही कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो विलुप्त हो गए समय के साथ। बहुत सारी चीज़ें थी बट अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धर्म का पतन होता है, जैसे जैसे डिसेंडिंग साइकिल बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकृति भी अपने ज्ञान को, विज्ञान को और अपने रिसोर्सेज को छुपा लेती है, सामने नहीं आती। तो यहाँ पे वो भी पार्ट है कि कई ऐसी चीज़ें जो अब हमें खाली पौराणिक कथाओं में किंवदंती मात्र लगती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो है कि नहीं, क्योंकि हमें मिली ही नहीं, पर वो हैं और थी, प्रकृति ने उसे छुपा लिया, क्योंकि हम एक तो उसके योग्य नहीं बचे कि उसको समझ सके, उसका इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे ये भी पक्ष आएगा कि प्रकृति दोबारा से बेहतर हो। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और अच्छा पक्ष आता है, रेडिकल चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि नवा भाव, पांचवा भाव देखिए शिक्षा और ज्ञान का होता है। तो इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदलता दिखाई दे। शुरुआत में एजुकेशन सिस्टम बिगड़ेंगे, वो अभी भी दिख रहे हैं कि ग्लोबल स्केल पे एजुकेशन की जो मैं बात कह रहा हूँ कि गुरुओं का जो स्तर है वो यही नहीं कि गुरुओं का स्तर है कि भाई आप स्कूल, कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, कि आप एक वर्क फोर्स के लिए तैयार हो रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे आपको ज्ञान मिले,
आप बेहतर इंसान बन सकें, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाग सके, आप सिर्फ पैसा छापने की मशीन ना बनो। ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे एजुकेशन में देखने मिलेगी, पर फिर से वही क्लेंजिंग के बाद, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। तो ये अच्छे पक्ष हैं जो यहाँ पे बहुत देखने मिलते हैं इस केस में, जो अभी हमने असेंशन की बात की। अब बात करते हैं इसमें नकारात्मक पक्षों के, कि जो निगेटिव एलिमेंट सबसे पहले जो हमने कहे कि वो देखने मिलेंगे जिसके बाद ही निर्माण शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो आ जाएगी, जो हमने आपको बात कही, पर बहुत बड़ा समाज का तबका अभी भी ब्लाइंड इग्नोरेंस, भयानक अज्ञान में चलेगा। भयानक अज्ञान का जो प्रभाव होता है वो होता है भयंकर अधर्म, भ्रष्टाचार, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ, ये सब रहती हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये पार्ट आता है कि हम मटीरियली तो प्रॉस्पर करेंगे, पर उसके चक्कर में जो ब्लाइंड इग्नोरेंस है उसका शिकार हैं। और ख़ास तौर से जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं वो अभी भी नीचे ही है। वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, बट उसके लिए कोई झटका चाहिए। वो झटका जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे शुरुआत में जो पक्ष रहता है उसमें अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार, घृणा, क्रोध, वासना, ये सब बढ़ते हैं। व्यक्ति का रॉक बॉटम पहुंचना जरूरी है, तभी वो ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ देखने मिलती है। तो इसमें सबसे पहले जो एक नकारात्मक पक्ष आता है वो क्या है, सृष्टि के स्तर पे, मतलब नेचर, प्रकृति के स्तर पे मेजर क्लाइमेट चेंजेस। अब यहाँ देखिए वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पानी का ग्रह है, वृश्चिक पानी की राशि है, जल, ये सारे ग्रह मीन राशि में ही बैठे हैं, शुक्र भी जल तत्व का ग्रह है, तो यहाँ पे, और लग्न भी कर्क है जल तत्व, तो इसमें जल का जो पक्ष है वो डिस्टर्ब है, चंद्रमा नीच भी हो गया। तो इसमें पक्ष क्या होता है कि एक तो चंद्रमा और शुक्र प्रकृति वैसे भी दिखाते हैं नेचर और मतलब क्लाइमेट, बट वाटर इज डिस्टर्ब। तो वाटर इज डिस्टर्ब मीन्स इट इज गोइंग टू क्रिएट मेजर क्लाइमेट चेंजेस। वेदर चेंजेस तो अलग चीज़ होती है, वो तो है ही, मेजर क्लाइमेट चेंजेस, सीजन चेंजेस, और इसमें जो डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो दिखेगा थ्रू फायर, क्योंकि सूर्य और केतु अग्नि के ग्रह हैं, अग्नि के ग्रह हैं। तो यहाँ पे पक्ष ये होता है कि, और केतु सूर्य के ही नक्षत्र में भी गया है, तो इसमें पक्ष जो दिखता है वो ये कि अगर जो विध्वंस का पक्ष है वो कहाँ है, अग्नि के द्वारा। तो इसमें क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, सीज़न चेंजेस आते हैं, वेदर शिफ्ट्स आते हैं, मतलब जहाँ पे एक होता है कि भाई ऐसे एरियाज़ जहाँ पे जो चीज़ें दिखती नहीं थी वो दिखने लगेंगी, जैसे, और ये दिख भी रहा है अब, कि मान लीजिए अब जैसे अभी पोलर आइस कैप्स हैं, जैसे एंटार्क्टिका है, परमाफ्रॉस्ट वाली जगहें हैं, वहाँ पे भी बर्फ़ गल गल के अब जो है वेजिटेशन, घासें दिखने लग गई, जो कि वहाँ कभी नहीं होती थी। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि धीरे धीरे जो मेजर क्लाइमेट शिफ्ट्स हैं वो देखने मिलेंगे, और जिसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें मेजर क्लाइमेट चेंजेस, मेजर सीजन चेंजेस, राइज ऑफ सी, क्योंकि पानी का प्रभाव है तो क्या होगा, मीन राशि जल, और मीन राशि मेनली समुद्र, बड़े समुद्र, विशाल समुद्र, तो इसमें राइज ऑफ सी, मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट रीजन्स, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है वो गलने लग जाएं, और ऐसे कई देश और शहर जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं डूब जाने के, वो डूब जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि मेजॉरिटी सिटीज़ एंड कंट्रीज़ जिनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो समुद्र के चपेट में आके पूरी तरीके से सबमर्ज हो सकते हैं, समुद्र के अंदर ये होगा, दिखेगा इस केस में। इसके अलावा दूसरा पक्ष आता है नेचुरल कैलामिटीज़ देखने मिलेंगे, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी, और इन जनरल जैसे ये ग्रह बैठे हैं तो उसमें प्राकृतिक आपदाएं किसी भी प्रकार की, और केतु वगैरह, तो मंगल केतु वगैरह इसके ग्रह भी होते हैं, तो इसमें सुनामी हैं, भूकंप हैं, हरिकेन्स हैं, भयानक तूफान हैं, टॉर्नेडोज़ हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, या फिर सेलेस्टियल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स, कि कोई एस्टेरॉयड, कोमेट्स या कोई मीटियोर्स, ये सब जो हैं एटमॉस्फेयर में एंटर करें, इनकी वजह से डिस्ट्रक्शन पैदा हो,
बहुत हद तक ये पॉसिबल है। और इसके अलावा हाँ, पर यह है कि जो सिलेस्टियल पार्ट है उससे पार्शियल डिस्ट्रक्शन ही दिखेगा, कंप्लीट नहीं कि धरती ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो ये है कि मेजर चेंजेस इन सी एंड मरीन लाइफ। मरीन लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन देखने मिलेंगे और सी का जो पार्ट है वो बहुत हद तक चेंज होता है, इकोलॉजिकली चेंज होता है। इसके अलावा सडन मिसहैप्स यानी एक्सीडेंट्स हैं, समुद्री कोई है या कोई भी जैसे एक्सीडेंट्स या मिसहैप्स देखने मिल सकते हैं। और ये नेगेटिव एलिमेंट हो गया ग्लोबल स्केल पे। अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट की, अगला जो नकारात्मक पक्ष यहाँ संभव है वो है कि चंद्रमा देखिए मन और भावनाओं का भी ग्रह है, इमोशंस, माइंड, फीलिंग्स। और वाटर साइंस जो होते हैं वो हमारे इमोशंस को, मेंटल प्लेन को चलाते हैं। तो यहाँ पे और केतु राहु जो होते हैं वो डिस्टर्बेंस के ग्रह हैं। तो यहाँ बहुत हद तक जो है देखने मिलेगा कि ऑलरेडी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आज तक बढ़ते आए थे वो और बढ़ने लग जाएं, कॉमन पॉपुलेशन में और बढ़ने लग जाएं। तो इसमें बहुत हद तक हाई फियर, लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, एडिक्शंस, किसी भी प्रकार के नशे की लतें या कोई भी लतें, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो जुए की हो, चाहे वो सेक्स की हो, चाहे वो किसी प्रकार की लतें हों, देखने मिल सकती, बढ़ सकता है इनका स्तर। दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति डिप्रेशन बढ़ने लगे, साइकोटिक प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स किसी प्रकार के, वो उनकी तादाद बढ़ने लग जाए। इसके अलावा मेजॉरिटी कॉमन पॉपुलेशन शुरुआत में धीरे, क्योंकि वो अपलिफ्टमेंट तो धीरे धीरे आएगा, पर शुरुआत में जो इमोशनल फ्रैजिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है, कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, किसी काम में मन नहीं लगता है, आलस बना रहता है और मूड स्विंग्स भयानक हैं, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ही शून्य है, गलत चीज़ें सही लगती हैं, सही चीज़ें गलत लगती हैं, आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और या फिर निगेटिव टेंडेंसीज ये भी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ये भी कि मैनिपुलेटिव होने लगे, ज़्यादा मैनिपुलेशन बढ़ रहा है, सीक्रेसी बढ़ रही है, कोल्डनेस बढ़ रही है, आप खाली स्वार्थों और फ़ायदों के लिए लोगों के साथ संबंध रखते हैं। तो ये सब जो नकारात्मक मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये भी काफ़ी हद तक बढ़ती दिखाई देंगी, या अल्टीमेटली सुधरेंगी, पर जैसा मैंने कहा कि ये शुरुआत में इनका स्तर बढ़ता है काफ़ी। और किसी भी, और इसमें ग्लोबल फैक्टर्स जो होंगे वो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। अभी एक तो अभी और भी कई चीज़ें हैं उसके माध्यम से भी आप समझोगे, बट ये है कि अभी धीरे धीरे, जैसा मैंने अभी पहले जो बातें कही वो भी कि भाई अगर ग्लोबल स्केल पे चेंजेस हैं तो इट विल इम्पैक्ट यू ऑन इंडिविजुअल स्केल अल्टीमेटली। और इसके अलावा थोड़ा सा जो, क्योंकि देखिए क्या होता है, शनि जो होता है वो कष्टों का ग्रह है, तो शनि की दृष्टि है चंद्रमा इसके ऊपर, तो वो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जो देता है वो दुख, पीड़ा, कष्ट, संताप के बाद ही देता है। ज्ञान से शनि परिवर्तन नहीं देता है। तो शनि का मतलब है कि आपको दंड से, कहीं ना कहीं कष्टों से ही सिखाएगा, लाइन पे लाएगा, उसका स्वभाव है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी आध्यात्मिक पक्ष के जो व्यक्ति हैं, या उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा कर लेंगे। जिन व्यक्ति जो बीच में कहीं खड़े हैं कि हम पूरी तरह आध्यात्मिक भी नहीं, भौतिक भी नहीं, बीच में कहीं खड़े हैं, तो वो आगे बढ़ जाएंगे अध्यात्म में। और जो बिल्कुल ही माया में पड़े हुए हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं अध्यात्म से, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत होगी, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जितना व्यक्ति अज्ञान में है, झूठा है, शैलो है, ईगो फ्रेजिलिटी है, भयानक सोशल वैलिडेशन के आप भूखे पड़े हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हैं, हीडोनिस्टिक है, अपने सेल्फ प्लेजर्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं कुछ ज़िंदगी में उसके अलावा, और भयानक भ्रष्टता है, इमोरैलिटी है, उनके लिए अत्यधिक नकारात्मक, दुखदायी, कष्टप्रद समय होगा, भयंकर। तो वो चीज़ें जो हैं देखने मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगला पहलू जो आता है वो है ग्लोबल स्केल पे दो चीज़ें। सबसे पहले लार्ज स्केल इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस। लार्ज स्केल, ग्लोबल स्केल पे मेजॉरिटी देश इससे अफेक्ट होंगे, मेजॉरिटी। तो इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस का जो कारण है, पहली बात, दूसरा भाव, 11वां भाव धन के होते हैं। और देखिए शनि केतु
मंगल जैसे ग्रहों को हम अच्छा नहीं मानते पैसे रुपयों के लिए। ये गरीबी के, ऋणों के, नुकसान के कारक माने गए हैं। इनसे धन नहीं देखा जाता, इनसे नुकसान देखा जाता है। और यहाँ पे अगर देखें तो क्योंकि केतु के ऊपर बहुत प्रभाव है और कन्या में बैठा है, कन्या राशि काल पुरुष कुंडली में छठे भाव की राशि होती है। तो छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, बाधा, कष्ट, पीड़ा, परेशानियां, किसी प्रकार के संघर्ष उनको दिखाता है। तो यहाँ पे जो कन्या का पक्ष आया तो उसमें लोन्स, डेट्स या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी आएंगे। नेक्स्ट जो रहता है वो है सूर्य, जहाँ पे ये राशि में सूर्य का हम इक्विनॉक्स देख रहे हैं तो सूर्य दूसरे भाव का ही स्वामी बना। दूसरा भाव क्या होता है? धन का होता है, पैसे का होता है। दूसरा भाव परिवार का होता है। तो यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी बना तो यहाँ पे 9वें में गया तो जैसा मैंने कहा ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी शुरुआत में देगा, अल्टीमेटली देगा, अल्टीमेटली इकोनॉमिक, क्योंकि यहाँ पे ये योग धन योग बना है तो ये अल्टीमेटली तो आगे बढ़ाता है। बट वो प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। तो पहले तो गिरावट आएगी, पहले परेशानी होगी, मेजॉरिटी चेंजेस, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो ये जो पार्ट है उसको आना है। तो सूर्य क्या है? राहु के साथ है, केतु का प्रभाव है कन्या पे, फिर शनि का बहुत प्रभाव है जो अभी आपको बताया, मंगल की दृष्टि है केतु के ऊपर, और लग्न का स्वामी चंद्रमा नीच हो गए। तो ये क्या दिखाते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अल्टीमेटली तो है और अभी भी शुरुआत में आएगी। पर जो हमने कहा कि मनुष्य में धर्म का विलोपन है, बुद्धि सही दिशा में काम करेगी नहीं। तो अगर आपके पास पावर है, रिसोर्सेज हैं, बुद्धि है, पर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, तो आप अपना विनाश ही करेंगे। तो यहाँ पे वो विनाश का पक्ष आएगा। तो वो जो पहलू है वो सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। ऐसे खराब निर्णय मेजॉरिटी वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, अब जो कि पूरे विश्व को भयानक आर्थिक मंदी में झोंक दे, तो वो समय अभी दिख भी रहा है, आने वाले भविष्य में वो और ज़्यादा उभरेगा। तो यहाँ पे पक्ष ये आता है कि लार्ज स्केल इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबल स्केल पे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई बड़ी इकोनॉमीज़ हो, सब उससे प्रभावित होंगी। और इसमें ये भी देखने मिल सकता है कि एक मतलब सारे देश एक दूसरे पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, कॉमन पॉपुलेशन की हालत ख़राब हो रही है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, करेंसी डीस्टेबलाइज कर रही है या डीवैल्यू कर रही है, और रिसेशन लगातार आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा बात वो है स्टॉक मार्केट इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। मेजॉरिटी चांसेस हैं मैक्सिमम कि स्टॉक मार्केट क्रैश करें, बड़े कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट क्रैश करें, बहुत हद तक इसका मेजॉरिटी चांस बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आता है इसमें बैंक फेलियर्स हैं कभी कभी, या बैंक पे बहुत प्रेशर है, अगर फेल नहीं भी कर रहे तो बहुत भयंकर प्रेशर है। और इसकी के कारणवश इसमें जैसे बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो किसी घाटे में जा रही हैं, या बबल बर्स्ट इकोनॉमी में किसी एरियाज इंडस्ट्रीज़ को लेके देखने मिलते हैं। और इसी कारणवश मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रही है, संभव है। और माइग्रेशन ऑफ पीपल लार्ज स्केल लेवल पे बढ़ सकता है कि एक देश या दूसरे जगह या शहर से वो जो है मूव करते हैं, पॉसिबल। और लोग कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स, एसेट्स, जॉब्स और बिजनेसेस खो रहे हैं, घाटे आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है उनका। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो इस बात को भी जो है कहीं भाग्य पक्ष ही समझें कि यदि कोई जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो पा रही है तो आप आने वाले भविष्य के लिए अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को आप पहले से ही, आज से ही मेंटेन करके चलिए कि आने वाले भविष्य में यदि काफ़ी हद तक जो डिस्टेबलाइजेशन पॉसिबल है उसके शिकार ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इकोनॉमिक डिजास्टर्स जो ग्लोबल स्केल पे देखने मिलेंगे वो ही अल्टीमेटली लीड करेंगे युद्धों के लिए, क्योंकि यहाँ पे युद्धों के योग हैं, पर वो युद्ध दो वजहों के द्वारा ही शुरू हो सकते हैं। पहला, आर्थिक मंदी या परेशानियों की वजह से,
और दूसरा हर देश की एक भयानक चाहत कि मैं वर्ल्ड डोमिनेशन करूं। उसका कारण है केतु एक तो सूर्य के नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी जो होता है और सूर्य दोनों के दोनों मान, पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि, और केतु को ध्वज का ग्रह माना गया। ध्वजा है, ध्वजा मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं। ध्वजा झंडे को आप कहां फहराते हो? सबसे ऊपर। तो केतु विध्वंस विनाश का ग्रह होता है। मंगल सूर्य से संबंध हो गया तो विध्वंस विनाश तो होगा, पर वो विध्वंस विनाश में चाहत होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ अपना झंडा गाड़ के आऊं सबसे ऊपर, ये चीज। और सूर्य क्या है? पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप में जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप के लोग, वो सूर्य है। तो यहां पे चंद्रमा क्योंकि खराब है, चंद्रमा क्या है? मन। बुध नीच है, बुध है बुद्धि, तो ये सबसे पहले तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा जो बड़े राजनेता है उनकी, ताकि। और दूसरा ध्यान रख के 8वें 9वें 12वें भाव में ज्यादातर ग्रह चले गए, तो 8th 9th 12th हाउस आर ग्लोबल अफेयर्स, और 8वें 12वें भाव को अच्छा भाव भी नहीं मानते। तो यहां पे पॉइंट आता है कि एक तो फाइनेंशियल एलिमेंट है, इकोनॉमिक एलिमेंट है जो डिस्टर्बेंस का कारण बनता है, और दूसरा ये चाहत, भयानक इच्छा कि हम जो है हमारा देश सर्वश्रेष्ठ बने, ग्लोबल डोमिनेशन हम करें। तो ये चीज़ देखने मिलेगी जो कि युद्धों का कारण बनती है। इसमें टेरिटोरियल वॉर्स भी पॉसिबल है, और टेरिटोरियल वॉर्स जो होती हैं वो विशेषकर अगर समुद्रों को लेकर के हैं तो भी पॉसिबल है। ये नहीं कि सिर्फ ज़मीन पे टेरिटरी के पीछे लड़ रहे हैं आप, इसमें समुद्रों में भी कि ट्रेड कि कैसे, क्योंकि जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसमें ट्रेड इफेक्ट होगा, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड इफेक्ट होगा। तो अब ट्रेड रूट्स हैं कि समुद्र के द्वारा मेन ट्रेड रूट्स चलते हैं, तो उन पे अगर जो है कब्जा करने की बात है या अपना अधिकार जमाने की बात है, या इन वजहों से फिर युद्धों को निमंत्रण तो पॉसिबल है। और बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने मिलेंगे कई देशों के बीच, उसमें भारत भी पॉसिबल है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको मेजॉरिटी देखने मिले। सरकारें गिरेंगी, कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, सिविल वॉर्स पॉसिबल है ग्लोबल स्केल पे। इसके अलावा रेवोल्यूशंस हैं, अगर कोई ऐसे देश हैं जहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था बहुत ही जो है खस्ता हाल हो चुकी है, तो वहाँ पे रेवोल्यूशंस पॉसिबल है। और ये हमने अभी भी पिछले कुछ वर्षों में देखा है, श्रीलंका में देखा है, अभी बांग्लादेश में देखा है, और अन्य, और इसके अलावा अन्य देशों में भी आप ग्लोबल स्केल पे देखें, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी है, तो ये अभी भी दिख रहा है। पर इसमें जो अब बड़े देश हैं उनमें भी ये पक्ष कहीं ना कहीं अगर झलकने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, यहाँ पे संभव है। इसके अलावा इसमें जो इसी कारणवश जनता में एक क्रोध है, आक्रोश है, हिंसा है, या एक नकारात्मक प्रवृत्ति कह लें, वो बढ़ने लगेगी। वो मंगल केतु का स्वभाव है थोड़ा तो, और नीच चंद्रमा ये उन लोगों में जिनके अंदर कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पॉसिबल नहीं है, और अगर निगेटिविटी ज़िंदगी में आएगी तो व्यक्ति जो है निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाते हैं। तो उसमें निगेटिव टेंडेंसी क्या है? बिटरनेस, एंगर, रिजेंटमेंट, जेलेसी, वायलेंस, सेडिज्म, परवर्जन्स, लालच, ये सब बढ़ने लग जाता है। तो ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी कि अगर ये जिन लोगों में इन स्थितियों की मात्रा बढ़ रही है, इन चीज़ों की मात्रा बढ़ रही है, तो उनका तो डिस्ट्रक्शन पॉसिबल ही हो जाएगा। वो किसी भी सूरत में ये ग्रह बहुत प्रताड़ना करेंगे उनको, तो ये चीज़ आती है। इसके अलावा अगला पक्ष आता है कि यहाँ पे दो ऐसे मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं जिनके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहले नंबर पे है चाइना, जिसमें ये दिखाई पड़ेगा अगर कोई ये चीज़ों की इनिशिएशन होती है, युद्धों की या ये कोई बातें, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरा अनुमान है चाइना प्ले करेगा। और उसका कारण हम आगे, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम गहराई में चर्चा करेंगे सारे देशों को लेकर के कि किस प्रकार से स्थितियां उनके हिसाब से अब दिखेंगी, क्योंकि इंडिविजुअल कुंडली हर देश की भी होती है। तो ये तो हमने एक 1200 वर्ष का जो एक ट्रांजिशन पीरियड है उसी को समझा है, पर वो अब एक्ट आउट कैसे करेगा, उनकी क्या दशाएं हैं, उनके क्या योग हैं, जिससे ये दिखाई पड़े कि अच्छा ये एक्ट आउट करता नजर आए। तो उसको अब अगले वीडियो में मैं आपको उसके विषय में जो है बताऊंगा। पर पक्ष जो अभी आपको समझना है कि इसमें चाइना के केस में बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो ये एक्सेस है राहु केतु की कन्या मीन वाली, जब चाइना की आप कुंडली देखते हैं तो उनके केस में राहु केतु नेटल एक्सेस भी यही है। सूर्य बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कर्क लग्न है, चाइना में क्या है? मकर लग्न है। तो मकर लग्न है तो 9वें भाव में सूर्य बुध केतु आ गए हैं, तो कन्या में ही सूर्य बुध केतु आ गए। तो इसमें ये रहता है कि ये जो
पार्ट है और चाइना के केस में बुद्ध की दशा है, तो इसमें पक्ष ये रहता है कि यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगी कि अगर कोई इनिशिएशन या ग्लोबल स्केल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बिहाइंड द सीन्स, फिर आप सामने आ जाओ, तो वो चाइना विल क्रिएट, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट वो करेंगे और उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। उसके बाद मतलब कि जो मैंने कहा ट्रेड और इकोनॉमी और उसको लेकर के लड़ाइयाँ, ये सब पॉसिबल। और दूसरा अगला जो देश आता है वो है यूएसए, अमेरिका। उसके केस में भी सिंह लग्न है और सूर्य लग्नेश है, तो जैसा मैंने कहा ये सूर्य इन पाइसिस, तो इट विल फॉल इन 8th हाउस, सिंह से 8वें भाव में पड़ जाता है, जो परिवर्तनों मेजर चेंजेस का होता है। तो इसमें ये बात रहती है कि अमेरिका भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान संभव है इन ग्लोबल एरियाज स्केल्स पर चेंजेस की अगर हम बात करें तो। भारत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, पर हम इनिशिएटर नहीं बन सकते। तो इनिशिएटर अगर कोई बनेंगे तो ये 2 कंट्रीज़ बनेंगे, मैक्सिमम चांस यही है। इसके अलावा पार्ट एक और आता है कि यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ देश हैं, जापान है और इज़राइल है। ये 2 ऐसे देश हैं जिनकी भी और मेजॉरिटी भूमिका आप देख सकते हैं इन चीज़ों में। तो ये बाकी इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में विस्तार से। पर इससे क्या दिखाई पड़ेगा, चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर। अभी तक जो वर्ल्ड ऑर्डर चलता आ रहा था इतने वर्षों से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो, ये चीज़। तो वो वर्ल्ड ऑर्डर जो पावर का है वो बदले। और अगर आप देखें तो अभी भी जो युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो इज़राइल और पैलेस्टीन का हो, चाहे वो अन्य कोई और देश आपस में इंटरनली अफेक्टेड हैं, तो ये संकेत हैं इस बात के। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 1-1.5 साल के में ही ये सारे घटनाक्रम ज़्यादा हुए हैं। तो ये पार्ट रहता है कि संधि काल जब आता है, बिल्कुल एंडिंग पीरियड जब आ जाता है, तो नए वाला जो टाइम है उसके लिए पहले ही घटनाक्रम दिखने शुरू होते हैं। तो वही पीरियड अभी भी दिख रहा है, वो बढ़ेगा, ये मेरा यहाँ पे कहना है। तो यहाँ पे ये मुख्य बातें हैं। और इसका अगर आप देखें तो बहुत हद तक अगर ये बढ़ जाती है बात, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियर वॉर्स भी हों तो संभव है, पॉसिबल है। पर वो बिल्कुल बहुत हद तक बढ़ जाए बात तब देखने मिलेगा, क्योंकि सूर्य केतु जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को दिखाते हैं। इसके अलावा इसमें इसी कारणवश जनमानस प्रभावित होगा, प्रकृति प्रभावित होगी, और जो हमने कहा कि डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन का फेज़ है वो शुरू होता है। तो नो डाउट हम जिस समय में आगे बढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा समय नहीं है, और काफ़ी हद तक उसमें भारी भरकम परिवर्तन देखने मिलेंगे टाइम के साथ। और इसमें एक ही बात, एक ही सलाह जो रहती है कि अपने आप को अगर आप पहले से ही इन बातों को सजग होकर के सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं तो वो सहायता आपकी पहले ही करेगा। और दूसरा, जितना हो सके आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति को अपने भीतर लाने का प्रयत्न कीजिए। मन लगे या ना लगे, ज़बरदस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो ज़रूर। इसमें भगवद आश्रय है, भगवान का पूजा पाठ है, धर्म दर्शन अध्यात्म से जुड़ाव है। जितना भी आप कर सकते हैं अपने लिए करिए, क्योंकि शनि केतु जब भी प्रभाव देते हैं तो वो बदलाव मांगते हैं व्यक्ति से, और वो बदलाव आध्यात्मिक ही होता है। तो अगर हम पहले से ही उस दिशा में अपने आप को बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए आसान होगा, ये चीज़ है। तो जो व्यक्ति इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे यही आग्रह है कि इन चीज़ों को आप समझिए, भयभीत ना हो। पर पक्ष ये है कि हाँ, जो समय दिखता है वो बहुत बेहतर नहीं है, और उसमें आप कर क्या सकते हैं वो हमने आपको कहा। इसके अलावा आगे जो अब नेक्स्ट आता है, अगला वीडियो में बताऊंगा, उसमें हम और विस्तार से अन्य देशों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेंगे उनकी चर्चा करेंगे, कि कैसे हर एक देश में भी ऐसी दशाएं योग चल रहे हैं या चलने वाले हैं जो कि समस्याओं को बढ़ाने का काम करेंगे, और ये जो चेंज देखने मिलेगा वो देखने कैसे मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।